नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के भाग नंबर 2 को। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग पाथफाइंडर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों के लिए क्रैश कोर्स को लॉन्च कर रखे हैं और इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में हमने कई सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये वाला जो क्रैश कोर्स है दोस्तों, ये खास तौर से यूपीएससी 2021 को ध्यान रखते हुए बनाया गया है, लेकिन इसका यूज आप लोग अपने पीसीएस की परीक्षाओं के लिए भी कर सकते हैं। तो यदि आप लोग मान लीजिए महाराष्ट्र पीसीएस या मध्य प्रदेश पीसीएस या यूपी पीसीएस या फिर हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन एग्जाम्स के लिए भी आप इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर आपने पुरानी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है और आप लोग देखना चाहते हैं, देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप सभी दोस्तों के लिए हमने एक प्लेलिस्ट को भी क्रिएट किया हुआ है। उस प्लेलिस्ट को जाकर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर हमने सारी की सारी बाकी वीडियोस को भी अवेलेबल करवा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ सेट नंबर 2 को डिस्कस करने वाला हूं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट सर्टन न्यू एंड सर्टन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आज के दिन यानी कि 12 मई, आज आखिरी दिन है जब अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के चलते अभी तक आपने सुना होगा अनअकैडमी पे अक्सर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन दोस्तों अब पहली बार आपको 35% का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये किस तरीके से मिल रहा है, देखिए, यदि आप लोग जीएस के साथ ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं तो आपका जो सिंपल प्राइस पड़ता है वो 77,000 का पड़ता है। यदि आप लोग जीएस के आइकॉनिक कोर्स के साथ ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं तो आपका जो प्राइस पड़ता है वो 1,02,000 का पड़ता है। अगर आप यहाँ पर इसमें देखें, डायरेक्टली 25% का डिस्काउंट आपको दे रही है अनअकैडमी, और 1,02,000 का जो कोर्स है वो सीधा सीधा आपका 76,500 का पड़ जाएगा, और 77,000 वाला जो कोर्स है वो सीधा सीधा 57,500 का पड़ जाएगा। और इसके ऊपर भी आप लोग 10% और डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको क्या यूज करना है, आप लोग खुद समझदार हैं, अनि यूपीएससी का आपको कोड यूज करना है। ये कोड मैंने यहाँ पर भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। अनि यूपीएससी का कोड आप इस्तेमाल करके डायरेक्टली यहाँ पर 35% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ये ऑफर आज रात तक वैलिड है, तो समय को और व्यर्थ ना करें और इस ऑफर को जाके जल्दी से अवेल कर लें। आई एम टेलिंग यू गाइज, लॉकडाउन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इफ एनीथिंग एल्स, दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आपको यहाँ पे कौन से कोर्स में हिस्सा लेना है, तो आप किसी भी कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस, हर तरह के बैचेस चलाए गए हैं और मेरे द्वारा भी साइंस एंड टेक पढ़ाया गया है, और कई सारे और कोर्सेज लाए जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको अलग से कंटेंट मटेरियल भी दिया जाएगा, जिसकी वैल्यू 10,000 रुपये की है। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 बुक्स हैं जो कि दी जाएंगी। ये आपको जून के पहले हफ्ते में पहुंचा दी जाएंगी। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो 12 महीनों की जगह आपको 16 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, और 24 महीने का अगर आप लोग लेते हैं तो 24 की जगह आपको 28 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। यानी कि आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और इसमें 10% डिस्काउंट भी आप लोग ले सकते हैं यूजिंग माई कोड। एंड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है चेज योर ड्रीम लोन फॉर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोन के लिए भी यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर सकते हैं और आपको कॉल बैक करवा दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑफर्स हैं जो कि आप यहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज या फिर स्टेट पीसीएस, तो वहां पर जाकर भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग माई कोड अनि यूपीएससी। ये पीसीएस वाले लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, एमपी, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और इवन बिहार पीसीएस का जो कोर्स है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय कोर्स है। काफ़ी सारे बच्चों को इससे ऑलरेडी फायदा हो चुका है। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माई कोड अनि यूपीएससी, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ मैं 4 तो प्रमुख रूप से बातें करने वाला हूं। सबसे पहली बात जो कि मैं करूंगा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन को लेकर। तो आपने पिछली बार सुना होगा एक स्कीम आई थी जिस स्कीम का नाम था ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर ऑनेस्ट हैं, जो लोग यहाँ पर ऑनेस्टली अपनी टैक्स रिटर्न्स को भरते हैं, भरना चाहते हैं, उनके लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का एक स्कीम लाया गया था, ठीक है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा, एंड दिस इज वेरी वेरी रेलिवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स। इसके बाद जीएसटी को लेकर 2-3 चीज़ें सामने आई थी। जीएसटी को लेकर जो 2-3 चीज़ें सामने आई थी वो क्या क्या थी, देखिए। सबसे पहले तो जीएसटी में हम लोग बात करेंगे जीएसटी का जो सेस होता है। ये जीएसटी का सेस, एक्चुअली इसको सेस कहना भी गलत होगा, जीएसटी के कंपनसेशन का सेस होता है।
तो ये कंपनसेशन सेस क्या होता है, ठीक है, जीएसटी के कंपनसेशन का सेस क्या होता है, इसके बारे में बातचीत करी जाएगी। ये वाला जो कंपनसेशन का सेस है दोस्तों, इसको लेके यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है, 2020 के मेंस में सवाल आया था। जीएसटी काउंसिल क्या होता है, इसके बारे में बातचीत करी जाएगी। एंड जीएसटी अपने आप में जो जीएसटी का अधिनियम था वो क्या था, उसके बारे में बातचीत भी यहाँ पर करी जाएगी। तो ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे जीएसटी में। एंड एज ऑलवेज ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आगे जाके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट को लेके सरकार ने इस बार भी अपना जो टारगेट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी टारगेट रखा है, और इसके बारे में बातचीत करी जाएगी कि एग्जैक्टली क्या टारगेट्स रखे गए हैं, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको समझाई जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इसको करने का मकसद क्या होता है उसके बारे में बातचीत भी करी जाएगी। फाइनली बात करेंगे दोस्तों गवर्नमेंट डेट के बारे में, यानी कि सरकार बेसिकली जो उधार लेती है वो पब्लिक से किस तरीके से लेती है, और इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बारे में डिस्कशन आप लोगों के साथ करी जाएगी। मोर इंपॉर्टेंटली बात यह भी करी जाएगी कि सरकार का जो लोन है या जो उधार है वो किन कारणों की वजह से बढ़ जाता है। एंड फाइनली उसके बाद हम कुछ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, टिडबिट्स इन न्यूज़ हैं एंड अदर थिंग्स इन न्यूज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ मैं कई सारी टर्म्स को डिस्कस करने वाला हूँ। एंड व्हाट इज इकोनॉमी इफ नॉट टर्म्स, ठीक है, तो कई सारी टर्म्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको ढेर सारी टर्म्स पूछी जाती हैं, तो वो ही टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं 6 से 7 टर्म्स, 6 to 7 टर्म्स डिस्कस करने वाला हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक एंड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एज वेल। विद रेफरेंस टू ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, consider the following statements. It eliminates direct contact between the taxpayers and the tax authorities. Its aim is to ease the tax compliance and also reward the honest taxpayers. तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि इसका जो मेन मकसद है, इसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि जो भी यहाँ पे ऑनेस्टली अपना टैक्स जमा करना चाहते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर डेफिनेटली एक तरीके से उनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान किया जाएगा। एंड साथ ही में जो टैक्स की कंप्लायंस है उसके प्रोसेस को भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर करवाया जाएगा। पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि अक्सर क्या होता था कि अभी तक जो आपके IRS ऑफिसर्स होते थे उनके पास एक तरह की डिस्क्रेशन होती थी कि वो चाहें तो किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर रेट डाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता था कि यहाँ पर कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी सामने आ जाते थे, जिसके चलते कई सारे अफसर इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसके चलते बहुत बार जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था इसके ऊपर करप्शन के कई बार आरोप लगाए गए थे। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन की नई स्कीम लाई गई थी। क्योंकि अब क्या हुआ कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है ये ख़त्म करवा दिया गया है। ये कैसे ख़त्म करवाया गया है इसके बारे में जानकारी आपको आगे जाके दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ 1 and 2 बन जाता है। अब देखिए, ये न्यूज़ पिछले साल की बात है, 13 अगस्त 2020 की बात है, और मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि पिछले साल की न्यूज़ में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है भारत की टैक्सेशन में, ठीक है। फिर भले वो इनकम टैक्स हो, फिर भले वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो, दोनों ही टैक्सेशन के एरियाज़ में ये बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बारे में जानकारी भी आपको आगे जाके प्रोवाइड करूंगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द प्लेटफॉर्म कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। एम क्या है? एम इज बेसिकली टू ईज द टैक्स कंप्लायंस एंड ऑल्सो रिवॉर्ड द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। तो जो भी आपके टैक्स पेयर्स हैं जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट है, बिल्कुल सच्चे हैं, हम उनको रिवॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इसका मतलब यहाँ देखिए, स्कीम का नाम भी यही है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट स्कीम। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, पीएम मोदी लॉन्चेस प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। टैक्स सिस्टम एम्स टू बी सीमलेस, पेनलेस एंड फेसलेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी हाईलाइट है वो बेसिकली यही है कि इसमें जो आपका टैक्स सिस्टम होगा वो फेसलेस होगा, ठीक है। यानी कि जो आपका ऑफिसर होगा और जो आपका टैक्स पेयर होगा वो एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, वो ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि मैं किस पर्टिकुलर इंसान की जो है टैक्स फाइल्स को देखने वाला हूँ, मैं किस पर्टिकुलर इंसान की जो इनकम रिटर्न्स है इनकम टैक्स की उसको देखने वाला हूँ। ये सब चीज़ें एक सिस्टम के द्वारा डिसाइड करवाई जाएंगी। ये देखिए, असेसमेंट जो है दोस्तों वो फेसलेस होने वाली है टू एलिमिनेट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द इनकम टैक्स ऑफिसर। अब ये फेसलेस कैसे होगा कि जो टैक्स पेयर का सिलेक्शन होगा ना, वो ऑफिसर अपनी डिस्क्रेशन के माध्यम से नहीं कर पाएगा, अपनी मर्जी से नहीं कर पाएगा, बल्कि डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो बेसिकली उसको बताया जाएगा
कि इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर का आपको यहाँ पर जो है अकाउंट डिटेल्स देखनी है और इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर की आपको यहाँ पे डिटेल्स को जानना है, परखना है, उसके बाद देखना है कि क्या इसके खिलाफ रेड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये है आपका बेसिकली फेसलेस असेसमेंट, सबसे बड़ा फीचर है इस पूरे के पूरे आपके नए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन स्कीम का। अब इसी चीज़ से प्रेरित होकर, इसी चीज़ से प्रभावित होकर, ये तो देखिए जो ये वाला आपका पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का स्कीम था, ये कौन लेकर आया? सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। इन्हीं सिमिलर लाइंस पे सीबीआईटी के द्वारा भी अपना एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया था, दैट इज तुरंत कस्टम्स। ये चीज इन्होंने इसलिए करी सो दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी जो डिस्क्रेशन थी वो खत्म करवाई जाए। तो सीबीआईटी एंड कस्टम्स जो आपका दूसरा सेंट्रल बोर्ड है हमारा, उन्होंने भी इस फेसलेस असेसमेंट को चालू कर दिया है अंडर द इनिशिएटिव तुरंत कस्टम्स। इसमें क्या होगा? शिपिंग कंटेनर्स की जो जांच परख होगी वो भी रैंडमली अलॉट करी जाएगी टू रैंडम ऑफिसर्स सो दैट वहां पर भी ऐसी जो करप्शन के एलिगेशन थे वो खत्म हो सकें। अब देखिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ फेसलेस अपील्स, हमने जो बात करी फेसलेस असेसमेंट तो होगी ही होगी। मान लीजिए कल को किसी टैक्स पेयर को लगता है कि उसके साथ किसी प्रकार का गलत जो है बिहेवियर हुआ है या गलत तरीके से उसको डील किया गया है, तो वो अपील भी कर सकता है, वो भी फेसलेस होगी। अपील्स विल बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ द ऑफिसर डिसाइडिंग द अपील विल ऑलवेज रिमेन अननोन। तो फायदा दोनों को ही है। मान लीजिए कभी कोई ऑफिसर किसी के खिलाफ कोई गलत अपील दे देता है, कोई गलत फैसला दे देता है, तो कभी कभार ऑफिसर को भी खतरा होता था, तो उसको भी फायदा है क्योंकि जो ऑफिसर की आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, वो भी यहाँ पर अननोन रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसमें टैक्स पेयर का एक चार्टर भी निकाला जाएगा। चार्टर क्या होता है? बेसिकली ये बताते हुए कि जो आपका आयकर विभाग है उसमें काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी किसकी? आपकी टैक्स ऑफिसर्स की, और राइट्स आएंगी किसकी? टैक्स पेयर्स की, कि आपकी कौन सी राइट्स हैं और आपके टैक्स ऑफिसर्स की कौन सी जिम्मेदारियां हैं, वो बताई जाएंगी टैक्स पेयर चार्टर के द्वारा। जैसे आपने नाम सुना होगा सिटीजन चार्टर का, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे इस चीज को यहाँ पे लाया जाएगा। इसके चलते बेसिकली क्या होने वाला है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एम्पावर होने वाले हैं, और यही सबसे बड़ा फायदा होगा इस पूरी की पूरी स्कीम का। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे के पूरे बैनर को लॉन्च किया गया है, ए न्यू एरा ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टैक्स। ठीक है, टी फॉर बेसिकली ट्रस्ट यहाँ पे कहा गया है। ये पूरी की पूरी स्कीम का मेन आप कह सकते हैं सेंट्रल एलिमेंट है। नाउ केवल इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि सीबीआईसी के द्वारा, सीबीआईटी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया गया था, साथ ही में इन्होंने 2 और पहलें भी ली थी। इसको ध्यान से देखिए, इन्होंने 2 और पहलें ली थी और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी एरिया में थी। पहले वाली पहल का नाम था आइस डैश, दूसरी वाली पहल का नाम है अतिथि। अब ये आइस डैश का मतलब क्या है? इंप्रूव्ड मॉनिटरिंग ऑफ कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, कि जो उनकी मॉनिटरिंग है ये और बेहतर तरीके से हो सके। और अतिथि जो है ये बेसिकली उनके लिए था जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं जो भारत में आ रहे हैं, उनका हम अराइवल किस तरीके से आसान और बेहतर करवा सकते हैं। तो ये चीज़ों को केवल इतना ध्यान रखिए कि जो ये सब इनिशिएटिव्स हैं कुछ सीबीआईसी ने लिए हैं और कुछ आपके सीबीडीटी ने लिए हैं। इसको हम सीबीडीटी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, आई होप ये बातें आपको याद रहेंगी। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कुछ और रिफॉर्म्स हैं, कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म करने के लिए लिए गए हैं। सबसे पहले तो विवाद से विश्वास स्कीम है। जो विवाद से विश्वास स्कीम थी बेसिकली कि कोरोना की जब पहली लहर आई थी उस टाइम के लिए लाया गया था कि अगर भारत में मान लीजिए कई सारे टैक्स डिस्प्यूट्स हैं जो कि पेंडिंग चल रहे हैं, उनके रेजोल्यूशन के लिए, अगर भारत में कई सारे टैक्स डिस्प्यूट्स पेंडिंग हैं, उनके रेजोल्यूशन के लिए ये वाली स्कीम लाई गई थी। कहने का मतलब, मान लीजिए किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट, किसी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो सरकार उसको तंग नहीं करेगी। सरकार उसको ये कहेगी कोई बात नहीं, इस चीज को हम आगे जाके रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि बेसिकली सरकार का जो भरोसा है लोगों में वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। टैक्स पेयर को सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसका जो लिटिगेशन का कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज थी, अबॉलिशन ऑफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या हुआ था, भारत में जो आपका इंडियन इक्विटी मार्केट है, यानी कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है, उसकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए डीडीटी को खत्म किया गया था। नॉर्मली क्या होता था कि मान लीजिए यहां पर कई सारी कंपनीज हैं, उन्होंने
कुछ डिविडेंड दिया, जब डिविडेंड दिया तो उसके बाद उनके ऊपर टैक्स लगता था और जो लेने वाला है उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। लेकिन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट एंड टू प्रोवाइड रिलीफ टू अ लार्ज क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स कंपनीज हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे डीडीटी, तो अब उनको डीडीटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे सवाल केवल इतना ही आएगा कि डीडीटी का फायदा किसको होगा, तो डीडीटी का फायदा भारत की स्टॉक मार्केट को होगा, क्योंकि भारत में आपको बता दूं केवल 3 से 4% लोग हैं जो कि असल में स्टॉक मार्केट में हिस्सा लेते हैं और भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट का जो पार्टिसिपेशन का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये कुछ सुधार हैं जो कि हमने यहाँ पे लिए हैं एंड डीडीटी का जो सुधार है बेसिकली हमारी स्टॉक मार्केट में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। विद रेफरेंस टू जीएसटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। जीएसटी इज अ सोर्स बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स एंड इट इज लेवीड एट द इनिशियल पॉइंट। तो पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत है। पिछले 5 साल से आई थिंक हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये सोर्स बेस्ड नहीं है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जहां तक आपकी कहानी जा रही है वहां पर जाके इस पे टैक्स लगाया जाएगा, तो ये इनिशियल पॉइंट पे नहीं बल्कि एंडिंग पॉइंट पे लेवी किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जीएसटी कंपनसेशन सेस को लेकर दिया गया है। GST compensation cess comprises the cess levied on sin and luxury goods for 5 years। सेकेंड स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है यहाँ पर, हेंस आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली बन जाएगा। ये GST compensation cess क्या होता है इसके बारे में जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, एक तरफ तो आपका आया था जीएसटी का एक्ट। सबसे पहले इस एक्ट को देख लेते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, जो जीएसटी आया था ये एक एक्ट के माध्यम से आया था। इनफैक्ट केवल एक एक्ट के माध्यम से ही नहीं, ये एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से आया था। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके चलते जीएसटी को भारत में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नाउ हुआ क्या था कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है एंड इट इज लेवीड एट द फाइनल कंजम्पशन पॉइंट। इसको लॉन्च कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था और इसमें कम से कम 17 टैक्सेस हैं और ये 17 टैक्सेस, इसमें कई सारे टैक्सेस थे। कुछ टैक्सेस आपके सेंट्रल लेवल के थे, कुछ टैक्सेस आपके स्टेट लेवल के थे। उन सभी को सब्ज्यूम कर लिया गया था इस पर्टिकुलर जीएसटी की रेजीम के अंतर्गत, राइट। और उनके चलते जीएसटी के अलग अलग लेवल्स लाए गए थे। जीएसटी के अलग अलग लेवल्स, किसी चीज़ पे 5%, किसी पे 12%, किसी पे 18%, किसी पे 28%। कुछ कुछ चीज़ों को जीएसटी में भर्ती नहीं किया गया था। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड लिकर है, रियल एस्टेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन चीज़ों में अभी भी जीएसटी नहीं आया है। नाउ ध्यान से सुनिए, जीएसटी को लाने में इतना समय क्यों लग रहा था? जीएसटी लगभग 5-6 साल से पाइपलाइन में था लेकिन क्यों नहीं आ रहा था? मेन थिंग वॉज कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। किसकी वजह से? स्टेट्स की वजह से। और स्टेट्स रेजिस्टेंस क्यों कर रहे थे? बेसिकली स्टेट्स ये कह रहे थे कि जो टैक्सेस आपने अब इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिए हैं, ठीक है, वो टैक्सेस से पैसा जो स्टेट्स को मिलता था वो अब मिलना बंद हो जाएगा। तो जीएसटी वालों ने क्या कहा, यानी कि केंद्रीय सरकार ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, हम उसका ध्यान रखेंगे। उसके लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जीएसटी कंपनसेशन, ठीक है, कि आपको उसका जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। Under the GST Compensation to States Act 2017, the percentage of annual revenue growth of a state has been projected to be 14%। अब देखिए, इस कंपनसेशन एक्ट ने यह कह दिया था कि अगर आपका एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ किसी स्टेट का, मान लीजिए किसी भी स्टेट की बात कर लेते हैं, मान लीजिए मैं पंजाब की बात कर लेता हूं, मान लीजिए 2018 में पंजाब ने जीएसटी के माध्यम से कोई जो उसको टैक्स आने वाला था, मान लीजिए केवल एक हाइपोथेटिकल फिगर है, 1 करोड़ रुपए आने वाले थे। 2019 में अगर उसके 1 करोड़ 14 लाख रुपए से कम आते हैं, इसका मतलब कि उसकी जो ग्रोथ है वो 14% की नहीं हुई है। अगर 14% की ग्रोथ नहीं होती है, उस केस में वो वाली जो स्टेट है, इट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि अगर उसको पैसा नहीं मिला है, उस केस में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। ये पैसा आएगा कहां से? अब ये सोचने वाली बात है। द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू अंडर द एक्ट वुड हैपन थ्रू अ जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो ये जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। वो कलेक्ट होने के बाद उसको ये एक पर्टिकुलर फंड में डालेंगे। उस फंड से यहां पर ये वाली स्टेट्स को आपको पहुंचाया जाएगा। अब ये वाला प्रोसेस भी समझ लीजिए।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सेस कलेक्ट कैसे किया? सेंट्रल गवर्नमेंट सेस कलेक्ट करती है बाय लेविंग ऑन द सिन एंड द लग्जरी गुड फॉर द 5 ईयर्स। तो 5 साल के लिए जो सिन गुड्स हैं, सिन गुड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल पान मसाला हुआ, सिगरेट हुई, तंबाकू हुआ, एरिएटेड वाटर हुआ, ठीक है, कैफीन वाली आपकी पीने वाली चीजें हुई, कोला हुआ, और आपका लग्जरी गुड्स फॉर एग्जांपल आपके पैसेंजर मोटर व्हीकल्स हुए, इनके ऊपर जो जीएसटी का स्तर है ये काफी ज्यादा लगाया जाएगा। वो स्तर जब लगा दिया जाएगा तो सेंटर इस पैसे को कलेक्ट कर लेगी। इस पैसे को सेंटर कलेक्ट करने के बाद कहां रखती है? जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड के तहत रखती है। ये जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड कहां बनाया गया है? ये बेसिकली जितना भी पैसा आता है पहले ये जाता है सीएफआई में, सीएफआई से ये चला जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, जहां पर उसके अंदर इस पर्टिकुलर फंड को तैयार किया गया है। पूरी की पूरी कहानी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी कंपनसेशन सेस, केंद्रीय सरकार पैसा कलेक्ट करती है बाय लेविंग टैक्स ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स। पैसा कलेक्ट करने के बाद वो फंड बनाया हुआ है जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड। ये फंड कहाँ बनाया हुआ है? सबसे पहले पैसा जाता है सीएफआई में, सीएफआई से जाता है पीएआई में, और पीएआई के तहत इस वाले फंड को क्रिएट किया गया है। और अगर सरकार को लगता है कि किसी स्टेट का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 14% से कम है, उस केस में उस स्टेट को वहां पे कंपनसेशन देना पड़ता है। केंद्र सरकार इस चीज के लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 2017, ठीक है ना। अब देखिए, फाइनली आपकी एक चीज बच जाती है, जीएसटी काउंसिल। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों, आर्टिकल 279 कैपिटल ए के तहत आती है। इसके चेयरमैन भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, वही होते हैं, और कुछ और मेंबर्स होते हैं, यूनियन स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट। तो जो भी यहाँ पर आपके स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं, जो भी रेवेन्यू के या फाइनेंस के साथ संबंध रखते हैं, उनको भी इसका हिस्सा बनाया गया है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो भी फैसला यहाँ पे लिया जाता है, उस फैसले को पूर्ण रूप से अनुमति देने के लिए उसको 75% वोट्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज है ये 33% की है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास वोटिंग परसेंटेज 66% की है। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे हाँ नहीं होती है तो कोई भी फैसला फाइनल नहीं हो सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जीएसटी काउंसिल को लेकर सवाल आ चुका है, जीएसटी कंपनसेशन सेस को लेकर सवाल आ चुका है, और नॉर्मल जीएसटी को लेकर तो सवाल आ ही चुका है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं, दोबारा भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। डिसइन्वेस्टमेंट के टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है। इस बार सरकार ने बजट 2021-22 में, ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का, रुपीज़ 1.75 लाख करोड़ का। हालांकि टारगेट अचीव होना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज जो कोविड-19 की दूसरी लहर आई है, इसके चलते इन टारगेट्स को पूरा होना और भी ज़्यादा टफ हो चुका है। इनफैक्ट इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि भारत की एक बहुत ही बड़ी ऑयल कॉरपोरेशन है जिसका नाम है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका निजीकरण करवाया जाएगा, और जो भारत की शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से कंपनी है, इसका भी निजीकरण करवाया जाएगा। हम समझ लेते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब बड़ा सिंपल है, यानी कि सरकार जो है वो अपने एसेट्स को बेचती है, अपने स्टेक्स को बेचती है इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी थी सरकार की, उसमें सरकार के शेयर थे, तो सरकार ने उन शेयरों को बेच दिया है। किसको बेचा है? नॉर्मली सरकार इन शेयरों को बेचती है किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी प्राइवेट एंटिटी को, जिसके चलते उस पर्टिकुलर चीज में से वो डिसइन्वेस्टमेंट कर लेती है। इसका जिम्मेदार कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत एक विभाग बनाया गया है, डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये वाला जो विभाग है, इसका पुराना नाम था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। इट वाज ओनली इन 2016 कि इस विभाग का नाम चेंज करके ये वाला नाम रख दिया गया था, डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये इसकी नोडल एजेंसी है जो कि सारे के सारे काम का ध्यान रखती है। अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं, सरकार किन किन तरीकों से डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, आपको बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए, एक तो स्टॉक मार्केट है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है, यानी कि केवल इंस्टीट्यूशंस को ही सरकार बेचेगी, या फिर ईटीएफ के माध्यम से भी गवर्नमेंट ये करती रहती है। ईटीएफ के माध्यम से बेसिकली सरकार ने अभी तक 2 ईटीएफ को चालू किया है, सीपीएसई ईटीएफ और भारत 2220 ईटीएफ। ये दोनों के दोनों ईटीएफ के माध्यम से भी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये कैसे करती है आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इतनी डेप्थ में यूपीएससी कभी सवाल नहीं पूछेगी। हाँ, एक चीज को जरूर जान लीजिए कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है। ये वाला वर्ड अक्सर बहुत बार सुनने में मिलता है। बेसिकली स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि सरकार के द्वारा, अब देखिए स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि रणनीतिक तौर पे डिसइन्वेस्टमेंट करना,
यानी कि सरकार भले कितना भी शेयर उसको बेचे, लेकिन साथ में सरकार मैनेजमेंट का कंट्रोल भी उस दूसरी कंपनी को देने वाली है। मान लीजिए सरकार की कोई कंपनी है, मैं उस कंपनी का नाम रख देता हूं PSU लिमिटेड। सरकार की कंपनी का नाम है PSU लिमिटेड और सरकार ने किसी ये प्राइवेट कंपनी को बेचनी है, ये इस पर्टिकुलर PSU को बेचना है। मैं उस प्राइवेट कंपनी का नाम रख देता हूं XYZ लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो XYZ लिमिटेड है, अगर सरकार इस तरीके से शेयरों को बेच रही है कि मैनेजमेंट का कंट्रोल भी ये XYZ लिमिटेड को दिया जा रहा है, उस केस में उसको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसके फायदे क्या होते हैं? ऑब्वियसली इनके फायदे यही होते हैं कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो एफिशिएंट तरीके से इन सारी की सारी कंपनीज को मैनेज कर पाती हैं। इसके कई सारे फायदे हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, डिविडेंड देना, बोनस शेयर्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं अगर किसी कंपनी का निजीकरण होता है। बट ऑब्वियसली इसका नुकसान भी है। नुकसान यही है कि जो लोग यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी में थे, क्योंकि सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी रहती है, वो जॉब सिक्योरिटी चली जाती है, तो कई सारे जो यूनियन बने होते हैं वो ऐसी चीज़ों के खिलाफ अक्सर प्रदर्शन करते ही हैं कि हम इस चीज़ को नहीं होने देंगे। राइट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जब भी टारगेट्स रखे गए हैं डिसइन्वेस्टमेंट के, तो अक्सर मीट नहीं होते हैं। आपके सामने है ये सारे के सारे साल, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2016-17 तक हमारा जो टारगेट था और हमारा जो एक्चुअल था वो नीचे था। हम कभी भी उसको मीट नहीं कर पाए हैं, हमेशा वो कम हमने अचीव किया था। केवल ये 2 साल थे जब हमने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को काफ़ी अच्छे तरीके से मीट किया था, उसके बाद फिर से हम उसको मीट नहीं कर पाए। 2020-21 का टारगेट तो बिल्कुल ही मीट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19। एंड जो 21-22 का टारगेट है 1,75,000 करोड़ का टारगेट है, और इसका भी मीट होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है जिस तरीके से हालात चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट डेट यानी कि सरकारी उधार। बेसिकली आपने सुना होगा समथिंग कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट और कुछ नहीं होता, एक तरीके की सरकार की ऊपर उधार होता है। ठीक है, मैं बहुत ही आपको कैजुअली बता रहा हूँ, फिस्कल डेफिसिट की अपने आप में एक परिभाषा है, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट डेट है उसको भी कभी कभार फिस्कल डेफिसिट कह दिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट, ये 9th एडिशन आया था कि स्टेटस पेपर क्या है, गवर्नमेंट डेट का क्या स्तर चल रहा है, उसको लेकर सवाल बनाया गया है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, बट देखते हैं क्या है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेट इज एट अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विद फिक्स्ड इंटरनल डेट कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली 0.9% ऑफ GDP। ठीक है, the share of short-term debt is within safe limits and has stabilized after some rise during 2005 to 2012। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आई हैं हमारे सामने जो कि समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट डेट है दोस्तों, ये बेसिकली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे है। ठीक है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट को फिक्स नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आज का टाइम चल रहा है खराब, तो सरकार को जो भी उधार सरकार ने लिया हुआ है वो वाले इंटरेस्ट रेट, वो वाली जो ब्याज दरें हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है, जैसे होम लोन है, तो होम लोन एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। जिन लोगों ने 2018-19 में घर ले रखे थे उन्होंने बहुत ही महंगे स्तर पर घरों को ले रखा था, लेकिन आज अगर आप देखें उसी होम लोन का जो ब्याज दर है वो कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि होम लोन एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। कार लोन ऑन दी अदर हैंड फ्लोटिंग नहीं होता है, कार लोन को कहा जाता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो अगर किसी इंसान ने 2017-18 में गाड़ी ली थी और अगर उसने 9% पे ब्याज पे ली थी तो उसको आज भी 9% उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, जबकि अगर आप देखें होम लोन में ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है फ्लोटिंग और फिक्स्ड। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट का मतलब क्या होता है, कम समय के लिए लिया गया उधार। तो आप खुद सोच के बताइए कि कम समय वाला उधार बेहतर है या लंबे समय वाला उधार बेहतर है। ऑब्वियसली सरकार, जितना बड़ा सरकार का ढांचा है, जितना बड़ा सरकार का फ्रेमवर्क है, उस केस में जो आपका लॉन्ग टर्म डेट है वो बेहतर माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ की एनालिसिस इस पूरे के पूरे पेपर में करवाई गई है, जिसके बारे में दोनों सवाल दिए गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये बात बिल्कुल सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है, हेंस आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके और क्या क्या हाईलाइट्स हैं उसको जान लेते हैं। ये देखिए आपके सामने है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 9th एडिशन ऑफ द स्टेटस पेपर ऑन द गवर्नमेंट डेट। 22 मई 2020 को ये लॉन्च किया गया था। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज, सबसे पहली बात तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ये जो पेपर रिलीज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर NGO का नाम ले देते हैं या किसी और का नाम ले देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पेपर को रिलीज करने वाला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है और ये इसका 9वां संस्करण था। इट कंटेन्स द डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स
फ्रॉम 2019-20 टू 2021-2022, और इसमें आप देख सकते हैं ये इसकी हाईलाइट्स हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड सिंस 2012-13, यानी कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है ये थोड़ा नीचे आ रहा है, अच्छी बात है। द शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इज विद इन सेफ लिमिट्स एंड इट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर सम राइज, ठीक है, तो यानी कि हमारा शॉर्ट टर्म डेट जो है ये हमारा ठीक ठाक लिमिट्स में है और ये हमने स्टेबलाइज कर लिया है। गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ कॉन्शियस स्ट्रैटेजी ऑफ इलोंगेटिंग maturity to reduce the rollover risk. Most of the government debt is at fixed interest rates with floating internal debt constituting only 0.9% of GDP in 2019, which minimizes the impact of interest rate volatility on the budget, right? Low share of external debt implies that currency risk and the susceptibility of debt portfolio is not substantial. I think एक मुझसे गलती हो गई है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेट इज एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आना चाहिए, तो आपका जो ये वाला सवाल है ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आई एम रॉन्ग ओवर हेयर, ठीक है, यहाँ पर ये मुझसे भी गलती हुई है। आपको ध्यान रखना है कि जो अधिकतर हमारा गवर्नमेंट डेट है ये बेसिकली फ्लोटिंग पे नहीं है, ये फिक्स्ड पे है, और हमारा जो फ्लोटिंग इंटरनल डेट है इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 0.9% ऑफ द जीडीपी, हेंस ये ऑप्शन गलत है, हेंस आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई हैं, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट डेट होता क्या है। अब इस डेट के बढ़ने के कारण क्या है, कारण बड़े सिंपल हैं। सबसे पहली बात तो बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन सरकार के द्वारा करवाया गया है, और ये कोई आज से नहीं, सरकार ने इस बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन को 2017-18 से ही शुरू कर दिया था। रिकैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि बैंकों को पैसा देना सो दैट उनका जो कामकाज है वो बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन क्या ये सभी बैंकों को दिया जाता है? जी नहीं, ये केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिया जाता है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी पैसा किस हिसाब से बांटा जाता है, ये देखते हुए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं ये किस बैंक के ज़्यादा हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट सरकार उस बैंक में उतना पैसा इन्फ्यूज कर देती है। 80,000 करोड़ रुपए लगाए गए थे 2017-18 में फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, जिसके चलते सरकार का जो उधार था काफ़ी बढ़ गया था। इसके बाद सरकार का उधार बढ़ने का एक और कारण था उदय बॉन्ड्स। उदय बॉन्ड्स क्या होते हैं? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना बॉन्ड्स, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, जो आपके डिस्कॉम्स होते हैं, डिस्कॉम्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं, उनका जो हमने उनको ठीक करने का दारोमदार सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था, तो उनकी जो लायबिलिटीज़ थी, उनकी लायबिलिटी सरकार ने बोला कि हम उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो अब्जॉर्ब कैसे करेंगे? उदय बॉन्ड्स को हम लोग बना देंगे, तो वो अब्जॉर्ब तभी कर पाएंगे जब सरकार उनको पैसा दे पाएगी। तो ये दो बड़े कारण रहे जिसकी वजह से इतना ज़्यादा उधार हमें देखने को मिल गया था इन दी गवर्नमेंट, ठीक है। ये चीज़ें मेंस के लिए काफ़ी रेलिवेंट हैं, हालांकि रिकैपिटलाइजेशन को लेकर सवाल प्रीलिम्स में भी आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। ये टॉपिक अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज FSDC। इसकी बात कर लेते हैं FSDC की। अगेन रिपीट करूंगा, इसको लेके सवाल यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दोबारा आने के पूरे चांसेस हैं। FSDC को गठित किया गया था दिसंबर 2010 में, लेकिन ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि किसी कानून के तहत इसको नहीं बनाया गया था। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसको कि सरकार ने ही खुद तैयार किया था। काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, यही चीज़ पूछी गई थी यूपीएससी में कि काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं। ऑप्शंस थे आरबीआई गवर्नर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह वगैरह। आपको ध्यान रखना है इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी भी होते हैं, कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, कई सारे लोग इसके सेक्रेटरी जो हैं यहाँ पर उसके हिस्सा होते हैं, सदस्य होते हैं। रिसेंटली बनाया गया जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का बोर्ड है दोस्तों, उनके जो चेयरमैन है वो भी इसके मेंबर होते हैं। FSDC का एक बहुत बड़ा काम जानते हैं क्या है? पूरे के पूरे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय जो है आपको साक्षरता अभियान एक तरीके से चलाया गया है, सो दैट लोगों में इसको लेके जो जानकारी है अपने फाइनेंस को लेके, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, वो थोड़ी सी बढ़ सके, जागरूकता बढ़ सके, ये इसका मेन काम था। ये दूसरा जो यूपीएससी में 2 स्टेटमेंट्स आए थे, पहला स्टेटमेंट ये था कि एग्जैक्टली इसको हेड कौन करता है, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट ये था कि इसका काम क्या है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी करने का मेन दारोमदार बेसिकली इसके ऊपर रखा गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। दीज आर गोइंग टू बी स्लाइटली टफ, बट कोशिश करेंगे इनको समझने के लिए।
देखिए, एंटी प्रॉफिटियरिंग, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा जीएसटी का एक्ट आया था उसके तहत हमने नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को भी स्थापित करवाया था। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का फुल फॉर्म आई थिंक NAA ही है, ठीक है, पी नहीं आता है, NAA। मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बेनिफिट है जो कि आपको मिलने वाला है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इट शुड बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स बाय वे ऑफ कमेंसरेट रिडक्शन इन प्राइसेस। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसका जो प्राइस है वो 100 रुपये था। पहले जब जीएसटी नहीं आया था, 2017 के पहले की बात कर रहा हूँ, जब जीएसटी नहीं आया था तो उसके ऊपर मान लीजिए जो टैक्स लग रहा था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिलाकर, मान लीजिए वो 20% का टैक्स लग रहा था, ठीक है। लेकिन जीएसटी आने के बाद उसके ऊपर जो नया टैक्स लगना था वो केवल 12% का टैक्स लगना था, ठीक है। लेकिन कई सारे दुकानदार, कई सारे व्यापारी ऐसा कर रहे हैं कि वो 20% के टैक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बोलकर कि हम ये जो 8% की छूट है ये आपको नहीं देंगे। तो लोगों से तो वो 20% ले रहे थे लेकिन सरकार को जमा कर रहे थे 12%। इसके लिए बनाई गई थी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की जो भी बेनिफिट मिलने वाला है वो आगे जाके कस्टमर को पास ऑन करवाया जाए बाय वे ऑफ कमेंसरेट रिडक्शन इन द प्राइसेस। क्या आपको ये बात समझ आई है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी ऑलरेडी एंटी प्रॉफिटियरिंग को लेकर सवाल पूछ चुकी है। मैं केवल उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूं जिनको लेकर सवाल आने के चांसेस बनते हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सिलेक्टिवली टर्म्स को कवर किया गया है। नेक्स्ट इज HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर। अगर आपने सुना होगा, एक संगठन है जिसका नाम है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? खैर, इसके द्वारा एक नया कोड डेवलप किया गया है। नया नहीं है, इनफैक्ट बहुत पुराना कोड है। इस कोड को वैसे तो HS कोड कहा जाता है लेकिन भारत में इसको HSN कोड भी कहा जाता है। दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है, HS कोड या HSN कोड बिल्कुल सेम है। ये कितने डिजिट्स का होता है? ये 6 डिजिट्स का भी होता है और ये 8 डिजिट्स का भी होता है। कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि केवल 6 का ही होगा, 6 या 8 दोनों का हो सकता है। इसका फ़ायदा क्या है? आपने क्या कभी ये सुना हुआ है कि कोडेक्स स्टैंडर्ड्स होते हैं? जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के हमें स्टैंडर्ड्स बनाने हैं तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए कुछ नाम रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए गोल्ड के ऊपर BIS का मार्क होना ज़रूरी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ISO मार्किंग होती है। ये सब चीज़ें क्या है? ये बेसिकली किसी के स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करने के लिए बनाई गई हैं। सिमिलरली जो चीज़ें बाहर से आती हैं या जो चीज़ें बाहर जाती हैं, जिन आइटम्स का इंपोर्ट होता है, जिन आइटम्स का एक्सपोर्ट होता है, उन सभी आइटम्स के लिए एक HSN कोड बनाया गया है। भारत ने कुछ साल पहले ये घोषणा कर दी थी कि हम बगैर HSN कोड के किसी चीज़ का आयात नहीं करेंगे और बगैर HSN कोड के किसी चीज़ का निर्यात भी नहीं करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उसमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो जो ये वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया हुआ है, इसी के आधार पर चीज़ें डिसाइड करी जाती हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। It refers to taxation of inputs at the higher rates than finished products which results in the build-up of credits and the cascading cost। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए किसी कंपनी को जूते बनाने हैं। अब जूते बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? जूते बनाने के लिए उसको चाहिए चमड़ा, उसको चाहिए कपड़ा, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि किसी कंपनी को बूट्स बनाने हैं। मैं उदाहरण ले रहा हूं कि वो लेदर बूट्स बनाती है, तो उसको ये लेदर बूट्स को बनाने के लिए लेदर को खरीदना पड़ेगा। मान लीजिए कि लेदर के ऊपर जो टैक्सेशन का प्राइस है वो 12% का है और जूतों के ऊपर जो टैक्सेशन का प्राइस है वो 8% का है। इस चीज़ को कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू टैक्सेशन ऑफ इनपुट्स एट द हायर रेट्स। इनपुट क्या था? लेदर थी, इसके ऊपर हायर रेट लगाया गया है। दैन द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, तो इसके ऊपर कम रेट लगाया गया है। इस चीज़ को कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इस चीज़ को लेकर जीएसटी में इंक्लूड करने की बात करी गई थी लेकिन स्टेट्स ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके चलते इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जीएसटी में इंक्लूड नहीं करवाया गया था। बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं, केवल कॉन्सेप्ट को समझ लो कि क्या होता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सबसे आसान टर्म है ये, सबसे आसान। डेफर का मतलब क्या है? जैसे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम पिछले साल डेफर हुआ था। 2020 का एग्ज़ाम जून में होने की बजाय अल्टीमेटली अक्टूबर में जाकर हुआ था, यानी कि डेफर किया गया था। ख़त्म नहीं किया गया था, डेफर किया गया था, कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था।
अब आपके ऊपर मान लीजिए टैक्स की लायबिलिटी है, आपको सरकार को 31 मार्च 2020 तक मान लीजिए 10,000 रुपये का टैक्स जमा करना था और आप उसको जमा नहीं कर पाए हैं, तो सरकार ने ये बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपकी टैक्स लायबिलिटी को हम लोग डेफर कर देते हैं। इट इज़ अ टैक्स दैट इज असेस्ड और इज ड्यू फॉर द करंट पीरियड बट हैज़ नॉट येट बीन पेड। ठीक है, सरकार आपसे आगे जाके उस चीज़ को लेगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी टैक्स लायबिलिटी को डेफर कर दिया गया है। इसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए, जीएसटी नॉर्मली कौन पे करता है? इट हैज़ टू बी टिपिकली पेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। इसका आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने अनअकैडमी पे एक कोर्स खरीदा। अब अनअकैडमी का आपने कोर्स खरीदा और मान लीजिए उस कोर्स की वैल्यू थी 50,000 रुपीज़। आपने देखा होगा 50,000 के आगे क्या लिखा होता है? आगे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अब इसमें दोस्तों जीएसटी भी इंक्लूडेड है, तो जो भी पैसा अनअकैडमी आपसे यहाँ पर कोर्स बेचकर कमा रही है उसके ऊपर अनअकैडमी को आगे जीएसटी पे करना पड़ेगा, राइट? अब ये क्या हुआ कि अनअकैडमी ने आपको कोर्स बेचा, यानी कि अनअकैडमी ने आपको एक सेवा दी और उस सेवा के चलते अनअकैडमी ने जीएसटी पे कर दिया। किसको पे कर दिया? सरकार को पे कर दिया। ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें टैक्स पे करने की लायबिलिटी जो है ये असल में बायर के ऊपर आती है, यानी कि जिस इंसान ने ये कोर्स खरीदा उसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ बहुत ही सीमित क्षेत्रों में देखने को मिलती है और इसी पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है कि अगर ये लायबिलिटी बायर के ऊपर आती है, इसको कहा जाता है रिवर्स चार्ज। क्या आपको ये बात याद रहेगी कि अगर सप्लायर की जगह बायर को टैक्स पे करना पड़े, इसको कहा जाता है रिवर्स चार्ज। दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन द सर्टन इंस्टेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा बिजनेस जहां पर जो गुड्स और सर्विसेज किसी ऐसे सप्लायर के द्वारा दी जा रही हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है टू पे द जीएसटी, या फिर इन केसेस ऑफ इंपोर्ट, केवल उन केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होता है। ये एग्जाम्पल्स आपके लिए उतने रेलिवेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्लायर की जगह बायर को आपका बेसिकली यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है। सेस और सरचार्ज, ये आई एम श्योर आपने पॉलिटी में बहुत बार पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर 270 है जो कि सेंटर को यह अनुमति देता है कि वो सेस और सरचार्ज को लागू कर सकते हैं। मनी फ्रॉम द सेस एंड सरचार्ज, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करें, लेकिन ये होते क्या है? सेसेस बेसिकली आर इम्पोज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा भारत में काउ सेस है, एजुकेशन सेस है, ये सब चीज़ें लगाई गई हैं। लेकिन सरचार्जेस जो होते हैं ये एक तरीके से टैक्स ऑन टैक्स होते हैं और दोनों ही जो हैं ये टेम्पररी इन नेचर होते हैं, यानी कि आप देखिए कुछ समय के लिए सरकार कोई सेस लगा देती है, उसके बाद उस सेस को हटा देती है। कोविड सेस की बात चलाई गई थी कि कोविड सेस लगाया जाएगा, ठीक है। कई सारे ऐसे सेसेस सरकार लगाती है कुछ समय के लिए पैसा लोगों से लेने के लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर सेस का जब पर्पस खत्म हो जाता है तब उसके बाद उस पर्टिकुलर सेस को हटा दिया जाता है। लास्टली बात कर लेते हैं ट्रेजरी बिल्स के बारे में। ट्रेजरी बिल्स इज द लास्ट टॉपिक दोस्तों। ट्रेजरी बिल्स सिंपल भाषा में कहूं तो कुछ नहीं, बेसिकली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ असल में केवल ट्रेजरी बिल्स नहीं होती हैं। जो मैंने बोला उसको ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक बड़ा सर्कल है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक बड़ा सर्कल है और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल है ट्रेजरी बिल्स का। इसके अलावा कई सारी और चीज़ें भी होती हैं, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं। बट ट्रेजरी बिल्स आर अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये दे आर डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि गवर्नमेंट की हेल्प करती हैं सो दैट वो लोगों से पैसा इकट्ठा कर सके। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए सरकार को आज पैसे की ज़रूरत है तो सरकार क्या बोलेगी कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए विद दी हेल्प ऑफ ट्रेजरी बिल्स। किसको बोलती है? जनता को बोलती है, पब्लिक को बोलती है। पब्लिक इनमें इन्वेस्ट कर देती है। कितने समय के लिए? इनका टेन्योर फिक्स है, या तो 91 डेज़ का होगा, या 182 डेज़ का होगा, या फिर 364 डेज़ का होगा। इनको कभी कभार दोस्तों टी बिल्स भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन दीज पर्टिकुलर पब्लिक इन्वेस्ट इन दीज पर्टिकुलर टी बिल्स वाया दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फायदा क्या हुआ कि गवर्नमेंट को जो पैसे की ज़रूरत थी वो उनको मिल गया, और पब्लिक को फ़ायदा क्या हुआ कि पब्लिक को एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल गई है जिसमें कि उनको मालूम है कि उनका पैसा सुरक्षित है, और अगर बढ़ेगा नहीं तो कम से कम तो नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी थी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ इकोनॉमी।
वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है मेरे अनअकैडमी कॉम्बैट में यूजिंग माई कोड अनि UPSC। जो विजेता होंगे वो लोग अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर उनको मिल सकती है। टॉप रैंकर को सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज, इसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माई यूनिक रेफरल कोड अनि UPSC। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।